हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन कमेटी के एमपीपीएससी प्रीलिम्स कोर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं हेमंत प्रधान। आइए फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के हमारे पहले पार्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। वैसे तो ये क्वेश्चन सीरीज आप कंप्लीटली एनवायरनमेंट इकोलॉजी को पढ़ने के बाद भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपस में इंटरलिंक होते हैं और आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। लेकिन फिर भी पहले सेशन के बेस पे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, दैट इज पारसिक तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। टेलर ने, ई हंटिंगटन ने, टेंसले ने या ओडम ने। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम इज प्रपोज बाय। तो जैसे कि हम सेशन के स्टार्टिंग में ही पढ़े थे, 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने बताया था, एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो उनमें से एक ये भी पार्ट था जिसमें ए जी टेंसले ने सबसे पहले इस इकोसिस्टम का कंसेप्ट उन्होंने दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारसिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, पहला ऑप्शन देखते हैं जलमंडल, उसके बाद देखते हैं बायोम, उसके बाद देखते हैं स्थलमंडल और 4 देखते हैं जैवमंडल या बायोस्फीयर। तो ये लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ अर्थ पूछा है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे हायरार्की बताया था, उसका क्रम बताया था। मान लो कि स्पीसीज ए है, तो बहुत सारे ए मिलके क्या बनाएंगे, बहुत सारे ए मिलके हम देखते हैं सिमिलर प्रकार की स्पीसीज हैं, किसका निर्माण करेंगे, पॉपुलेशन यानी समष्टि का। इसके बाद हम देखते हैं कि जब उस एरिया में ए प्रकार की स्पीसीज भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है, मतलब बहुत टाइप की स्पीसीज होते हैं, तो उन सबको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन के बाद उसे कहते हैं कम्युनिटी यानी समुदाय। और समुदाय में सब क्या आते हैं, बायोटिक फैक्टर, जैविक कारक आते हैं। जब यहाँ पे देखते हैं कि उस क्षेत्र के जो है कम्युनिटी में ये सब चीज़ें आ गई, ABCD, जो सभी अलग अलग प्रकार के स्पीसीज हैं या प्रजाति हैं, एनिमल प्लांट्स वगैरह हैं, तो ये क्या है, बायोटिक है, तो मैं इसे बी लिख देता हूँ। प्लस उस एरिया के ए बायोटिक यानी कि पानी, वहाँ के मृदा, सॉइल या टेम्परेचर आदि सभी चीज़ों को मिला दो, तो वो किसका निर्माण करता है, वो इकोसिस्टम का निर्माण करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इकोसिस्टम का निर्माण करता है। उसके बाद इकोसिस्टम का लार्जर फॉर्म क्या कहलाता है, बायोम कहलाता है। और बायोम जो एक बड़े ज्योग्राफिकल एरिया पे हो सकते हैं, बड़े भौगोलिक क्षेत्र पे हो सकते हैं। उसके बाद देखते क्या है कि बायोम के बाद जो है बायोस्फीयर आता है। बायोस्फीयर में आपको जलमंडल, थलमंडल, वायुमंडल तीनों को शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा कंसेप्ट, सबसे बड़ा क्या है, लार्जेस्ट इकोसिस्टम, ये है आपका बायोस्फीयर। क्लियर हो गया आप सभी को? तो इसका आंसर क्या है आपका डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, पारसिक तंत्र की घटती उत्पादकता के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? देखो, उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो उत्पादकता या यहाँ पे जो है बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है, वहीं पे उत्पादकता यानी कि हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होती है, इस प्रोपोर्शनल टू होता है। ठीक है, तो डाइवर्सिटी, ठीक है, ये बात ये आपका आ जाएगा। ठीक है, डाइवर्सिटी इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्टिविटी। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं पारसिक तंत्र की घटती उत्पादकता, पहला है आपका महासागर, झील, घास स्थल और मैंग्रोव। महासागर क्या होते हैं, गहरे होते हैं, वहां तक सनलाइट पहुंच नहीं पाती, इसलिए सबसे ज्यादा तो नहीं है ये। तो महासागर से स्टार्ट होने वाले को पहले ही काट दो, क्योंकि वो डीप ओशन में सनलाइट नहीं पहुंच पाता, सनलाइट नहीं पहुंच पाएगा तो वहां पे प्रोड्यूसर आसानी से नहीं बनेगा, आसानी से प्रोड्यूसर यानी उत्पादक नहीं बनेगा, तो फूड चेन तो कमजोर ही बनेगा ना। तो ये बातें आप समझ में आ पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है लो आपका प्रोडक्टिविटी वाला जोन है। भले आप उसका उल्टा देख सकते हैं कि देखिए कि महासागर सबसे लास्ट में कहाँ पे है, सबसे लास्ट में ये है। तो चेक करते हैं कि अभी बी और सी में कौन सा आंसर हो सकता है। ठीक, तो पहला और डी जो है तो नहीं है, क्योंकि सनलाइट नहीं पहुंच पाने के कारण प्रोड्यूसर नहीं बन पाता, इसलिए उसकी बायोडाइवर्सिटी में प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। ठीक, अब देखते हैं बी मैंग्रोव जो है घने जैव विविधता क्षेत्र के लिए फेमस होते हैं, मतलब वहाँ प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। करेक्ट है। अब उसके बाद देखते हैं कि सेकंड में महासागर आ रहा है, तो फिर से सेकंड में क्या है, वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में उसे तो लास्ट होना चाहिए। ठीक, क्यों होना चाहिए, क्योंकि डीप ओशन है। झील में भी प्रोडक्टिविटी कम होती है, क्योंकि झील जो होता है बाद में बनते हैं किसी प्रकार के ऐसे परिवर्तन के थ्रू, है ना, वो लंबे समय से वहाँ पे उपस्थित नहीं थे। जैसे ओशन जो है हजारों लाखों वर्ष तक पहले से यहाँ पे मौजूद है, लेकिन झील का बनना अभी सैकड़ों साल पहले ही का ही हो सकता है। ठीक है, यानी कुछ साल पहले का हो सकता है।
तो इसका आंसर आपको ये समझ में आ रहा है, मैंग्रोव, ग्रासलैंड, उसके बाद लेक, उसके बाद महासागर। तो सी इज द राइट आंसर। आई होप सभी लोग ये समझ पाए। ठीक है, आप सेशन में देखेंगे तो चीजें और बेहतर समझ में आएगी। उसके बाद देखते हैं फोर्थ वन, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो क्या होगा, मिलावट युक्त होगा। ठीक है, मिलावट रहित हो तो नहीं, मिलावट वाले के लिए नहीं आता, प्रोटीन के लिए भी नहीं आता। यस, इको फ्रेंडली हो उसको इको मार्क दिया जाता है। इको वर्ड से आप समझ जाना, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ठीक है, तो ये बातें आप समझ में आई आपको, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किस जाति विविधता अधिक पाई जाती है, किसमें? ठीक, तो किसमें डाइवर्सिटी ज्यादा मिलेगी? जहां डाइवर्सिटी ज्यादा मिलेगी तो वहां पे स्पीसीज डाइवर्सिटी भी ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे सीधा देखिए कि जहां पे आपको ये टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो तरीका है। आप सनलाइट की अवेलेबिलिटी देखो, सबसे ज्यादा सनलाइट कहाँ पे है, तो इन सब में, और दूसरा देखो आपको जो है वहां पे रेनफॉल यानी कि वर्षा। ठीक है, तो रेनफॉल को अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखिए सबसे पहले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो उष्णकटिबंधीय इक्वेटर के पास में होते हैं तो सनलाइट भी सीधी लॉन्गिट्यूडनल 90 डिग्री में पड़ेगा। तो इसलिए क्या है, यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि सनलाइट ज्यादा है, और वहां पे देखते हैं वहां पे वर्षावन है, मतलब रेनफॉल भी है वहां पे। ठीक, तो ये आंसर होना चाहिए। बाकी चेक कर लेते हैं, डेसिडुअस नहीं, ये तो ड्राई वाला पार्ट आ जाता है। ग्रासलैंड, ये तो छोटे छोटे पौधे होते हैं। और मरुस्थल यानी ये तो बहुत ज्यादा जो सूखा एरिया है। तो जाति विविधता कहाँ पाई जाएगी? उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाई जाएगी। ए इज द राइट आंसर। उसके बाद देखिए, दो भिन्न समुदायों और के बीच का संक्रांति क्षेत्र यानी कि ट्रांजिशन एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्षेत्रों का क्या है आपका, ट्रांजिशन एरिया, ट्रांजिशन जोन। ठीक है, जैसे कि एक देखते हैं, जैसे मान लो ये एक एरिया है और उसके बाद दूसरा एरिया क्या है, ये है। लेकिन यहाँ पे देखिए इतना एरिया जो है, ये वाला एरिया जो है आपका क्या, कॉमन एरिया है। तो ये कॉमन एरिया को हम कहते हैं, एक इकोसिस्टम ए है, दूसरा इकोसिस्टम बी है। तो ये मान लो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम था, स्थलीय इकोसिस्टम था, ये जलीय इकोसिस्टम था। दोनों के बीच का एक संक्रमण क्षेत्र, मतलब आधा टेरेस्ट्रियल आधा एक्वेटिक, आधा जलीय आधा थलीय। ठीक है, तो ये क्या है आपका वेटलैंड क्षेत्र कहलाता है, या इन क्षेत्रों को हम कहते हैं इकोटोन या संक्रमिका। ठीक, तो ये क्या कहलाता है, इकोटोन कहलाता है। तो डी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया आप सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किस बायोम में आप देख रहे हैं कि प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाएगी? तो प्राथमिक उत्पादकता के लिए फिर से आप समझ जाइए कि जहां पे हम देखेंगे ज्यादा से ज्यादा क्या है, यहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का सीधा संबंध होता है ऑटोट्रॉप से। ऑटोट्रॉप्स या कह सकते हैं स्वपोषी से रिलेटेड होता है। तो ऑटोट्रॉप्स या स्वपोषी से रिलेटेड होता है, तो वहां प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक ज्यादा पाई जाएगी, क्योंकि इसका संबंध सीधा हरे पौधों से होता है। तो क्या आ जाएगा, मानसूनी बायोम, टैगा बायोम्स, टैगा तो नहीं होगा, पोलर एरिया में होता है। घास स्थल बायोम, तो यहाँ पे छोटे छोटे प्लांट होते हैं, ये सेकंड थर्ड फोर्थ में आ सकता है रैंक पे, लेकिन घास स्थल के पहले यहाँ देखिए विषुवत रेखी वन बायोम दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या है, इक्वेटोरियल क्या है, लीनियर बायोम्स आएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया? ठीक, वैसे मानसूनी बायोम भी हम रख सकते हैं। अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मानसूनी क्या है, कुछ महीनों के लिए होता है। ठीक है, कुछ महीनों के लिए होता है, कुछ उस समय मानसून एक्टिव है तो बारिश ज्यादा होगी, बाकी समय में कहाँ होगा, बाकी समय में सूखा रहेगा। लेकिन जो है विषुवत रेखी यानी इक्वेटोरियल वाला जो पार्ट होता है, जो फॉरेस्ट बायोम मिलते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है। क्लियर हो गया? तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन विश्व का विशालतम पार्श्विक तंत्र है? समुद्र, वन, घास के मैदान या पर्वत? सबसे ज्यादा क्या है आपको पता है पृथ्वी पर? ठीक है, 71% क्या है आपका ओशन है, और 29% क्या है आपका, ये क्या है आपका टेरेस्ट्रियल पार्ट है, यानी कि पृथ्वी का स्थलीय भाग है। तो कौन सा सबसे ज्यादा होगा? समुद्र ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि 71% पार्ट है। समझ में आ गया आप सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। तो क्या होते हैं समुद्री वातावरण में? अगर देखते हैं एटमॉस्फेयर में, तो वहां पे पादप प्लवक, इट इज प्लवक, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन,
दूसरा समुद्री जंतु, तीसरा समुद्री आवृतबीजी और चौथा जली ब्रायोफाइटा। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं प्राइमरी उत्पादकता, प्राइमरी जो है प्रोड्यूसर कहते हैं। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर कुछ नहीं होता, प्रोड्यूसर को ही कहते हैं। जैसे कि आपको पता है सनलाइट का जो यूज़ करते हैं, हरे पौधे यूज़ करते हैं जो फोटोसिंथेसिस करेंगे, और इसी को क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। उत्पादक को जो खाने वाले होते हैं उसे उपभोक्ता कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता फर्स्ट होगा, तो प्राथमिक उपभोक्ता आएगा तो हम इसे क्या कहेंगे, जो उपभोक्ता आएगा, हरे पौधे कौन खाएंगे, शाकाहारी खाते हैं, तो शाकाहारी खाते हैं, तो ये से क्या कहेंगे, प्राइमरी, सॉरी इसे क्या कहेंगे, प्राइमरी आपका कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे। ठीक है, अब दूसरा क्या है, थोड़ा स्ट्रेटेजिकली समझिए। हरे पौधे क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, उत्पादक होते हैं। अब उत्पादक के बाद दूसरा देखते हैं उपभोक्ता आता है, प्राइमरी उपभोक्ता यानी प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक तृतीयक आता है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी टर्सरी आता है। तो उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर को जो खाता है उसे हम कहते हैं द्वितीयक उत्पादक भी कह देते हैं। ठीक है, वैसे देखा जाए इसका एक्चुअल नाम क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर है, बट कभी कभी इसे द्वितीयक उत्पादक भी कह दिया जाता है क्योंकि प्राथमिक वाला इधर है तो ये द्वितीयक हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, प्राथमिक उत्पादक क्या है, तो समुद्र में क्या होती है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं, यही इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारितंत्र है, धान के खेत, झील, घास का मैदान या वन। वन को तो हम उगाते नहीं, नेचुरली होता है, तो ये नहीं हो सकता। घास का मैदान भी नेचुरली होता है, झील भी नेचुरली बनता है, खेतों को किसान बनाता है, इसलिए क्या है, यह कृत्रिम पारितंत्र का एग्जाम्पल है। क्लियर हो गया आप सभी को। तो आज के टॉपिक में, इस टॉपिक में इतना ही देखते हैं। सेकंड वाले सेशन में कुछ और क्वेश्चंस लेकर मैं आऊँगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।